हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मिसेज वर्मा के केबिन में वैशाली के सारे टेस्ट हो चुके थे और उसके रिपोर्ट्स भी आ चुके थे। वैशाली स्टेथोस्कोप अपने कान में लगाकर अपने और अमृत के दिल की धड़कनों को चेक कर रही। अमृत वैशाली को देखते हुए बोला, कुछ सुनाई दे रहा है? वैशाली अपना सिर हिलाकर बोली, धक धक की आवाज़ सुनाई दे रही है। हमको लगा बम ब्लास्ट होता होगा। अमृत निराश से अपनी गर्दन हिला देता है और मिसेज वर्मा सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद अमृत से बोली, मिस्टर सारंग, आपकी वाइफ की प्रेगनेंसी के 2 हफ्ते हुए हैं और उनकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है। कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। बच्चा और माँ दोनों ठीक है। बस इन्हें प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है। वैशाली मिसेज वर्मा की तरफ देखते हुए बोली, हमको आपसे एक बात जानना था। अगर हमरा तुमको किसने कहा था कि पंछी की तरह उड़ते हुए पूरे अस्पताल में घूमने को? विप्लव वैशाली के बात पर मुंह बनाता और डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहता है, डॉक्टर, मेरा डोरेमन कैसा है? वो ठीक तो है ना? डॉक्टर कंफ्यूजन में विप्लव की तरफ देखने लगती है तो विप्लव ही अपनी दांत दिखाते हुए वैशाली की तरफ इशारा करके कहता है, मेरा मतलब था वैशाली का बेबी कैसा है? डॉक्टर विप्लव की बात पर अपना सिर हिलाकर बोले, उनका बच्चा और वैशाली दोनों बिल्कुल ठीक है। विप्लव अपना सिर हिला देता है और वो लोग कुछ कैल्शियम के टैबलेट्स लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। एकदम मूड रोमांटिक हो गया तो मिसेज वर्मा वैशाली की बात पर हल्का मुस्कुरा कर बोली, मिसेज सारंग, प्रेगनेंसी के वक्त आप पर हार्मोन्स ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, जिस कारण ये नॉर्मल होता है। मूड स्विंग होना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना और आपका मूड रोमांटिक होना, ये नॉर्मल है। वैशाली मिसेज वर्मा की बात पर बोली, ठीक है, हम समझ रहे हैं आपकी बात को। मिसेज वर्मा वैशाली की बात पर बोली, डोंट वरी, आप दोनों रोमांटिक नाइट स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 5 महीने तक। अमृत अपना सिर हिला देता है। तभी केबिन का दरवाज़ा खुलता है और विप्लव अंदर आते हुए कहता है, मैं आप लोगों को पूरे अस्पताल में ढूंढ रहा हूँ। आप लोग यहाँ पर हो। वैशाली विप्लव की तरफ देखते हुए बोली, तो इधर शाम का वक्त था। सारंग बिल्ला शोभित अपने स्टडी रूम में बैठा कुछ काम कर रहा था कि अदिति वहाँ पर आकर कॉफ़ी स्टडी टेबल पर रख देती है। शोभित कंफ्यूजन में अदिति की तरफ देखने लगता है तो अदिति एक ड्राई फ्रूट का प्लेट भी लाकर टेबल पर रख कर कहती है, काम करते वक्त बादाम खाने से दिमाग बढ़ता है। मेरे ख्याल से इसे तुम्हें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के वक्त तुम्हारा दिमाग नहीं चलता। शोभित ने अदिति को जवाब दिया, जिस पर अदिति उसे घूरने के बाद फिर से मुस्कुराते हुए बोली, आज आप क्या खाना चाहते हो? मुझे बताओ, मैं हो सके तो ट्राई करूँगी बनाने का। शोभित कुछ देर अदिति के चेहरे को देखने के बाद उसे अपनी तरफ बुलाते हुए बोला, इधर आओ। अदिति जाकर उसके सामने खड़ी हो जाती है तो शोभित उसे नीचे झुकाकर उसके माथे को चेक करते हुए कहता है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हें बुखार तो नहीं महसूस हो रहा? ये तुम कुछ गलत खा लिया है। अदिति पीछे होते हुए बोली, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आप मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? शोभित हल्का हंस कर बोला, हा हा हा, तुम्हें अपने लिए ठीक से पानी उबालना नहीं आता, तुम मेरे लिए खाना बनाना चाहती हो? ये थोड़ा अजीब लगा मुझे। अदिति मुंह बनाकर बोली, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं,
मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, शोभित ने अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर कहा। अदिति वहाँ से जाते हुए बोली, मैं तो बस आपको ये बताने आई थी कि गलती से आपका आईपैड मेरे हाथ से छूट गया और टूट गया, लेकिन आपको तो कोई वैल्यू ही नहीं है अपने आईपैड के, इसलिए जा रही हूँ मैं। इतना कहकर अदिति तुरंत स्टडी रूम से निकलकर भाग जाती है। शोभित हैरानी से उसे जाता हुआ देखकर खुद से बोला, इसलिए मैं कहूँ कि इसकी जुबान में इतनी शहद क्यों टपक रही थी। इतना सोचते हुए शोभित स्टडी रूम से निकाल कर अपने कमरे में आता है तो देखता है कॉफ़ी टेबल के नीचे उसका आईपैड गिरा हुआ था, जिसका डिस्प्ले पूरी तरीके से उड़ गया था। शोभित आईपैड को देखते हुए वो एक गहरी सांस लेकर बोला, 25 से शादी करने पर ऐसा ही होता है। शोभित, इसलिए ज़्यादा गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। इतना सोचते हुए शोभित उस आईपैड को वहीं पर रखकर फिर से स्टडी रूम में चला जाता है। इधर वैष्णो मैंसन में यहाँ पर एक अलग ही सीन चल रहा था। राजीव चुपचाप सोफे पर बैठा हुआ था और उसके सामने तारा जी खड़ी उसे घर घूर रहे थे। रिद्धमा चुपचाप ड्राई फ्रूट खाते हुए तारा जी से बोली, मॉम, इनकी कोई गलती नहीं है। गजेंद्र जी रिद्धमा के सर को थपथपा कर बोला, बेटा, तुम्हें ज़्यादा अपने इस बेवकूफ़ पति का साथ देने की ज़रूरत नहीं है। रिद्धिमा गजेंद्र जी के मुंह में बादाम डालकर खुद भी बादाम खाते हुए राजीव की तरफ इशारा करके बोले, मैंने कुछ नहीं किया। वो जो इनका दोस्त है ना डेविड, वो बता रहे थे कि मुझसे पहले राजीव जी उनके साथ क्लोज रहते थे। तारा जी राजीव को छरी से मारते हुए बोली, इसलिए तुम्हें पैदा किया था कि तुम एक लड़के के मेरी बहू बनाने के बारे में सोचो। राजीव जल्दी से खड़ा होकर सोफे पर कूदते हुए बोला, यार मम्मी, अभी तो मैं बाप बनने वाला हूँ, मेरी बीवी प्रेग्नेंट, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे लड़कों में दिलचस्पी है? उस गद्दे डेविड को मैं छोड़ूंगा नहीं। रिद्धिमा तारा जी की तरफ देखते हुए बोले, मॉम देखो, ये फिर से उन्हें पकड़ने की बात कर रहे हैं। राजीव रिद्धिमा को घूरते हुए बोला, तुम चलो कमरे में, तुम्हें बताता हूँ मैं। तारा जी राजीव को घूरते हुए बोली, तुम चुपचाप मृत्युंजय के पास जाओगे। राजीव मुंह बनाकर बोला, वो तो किसी जीन की तरह गायब हो गया है, मुझे क्या पता कहाँ गया हुआ है। गजेंद्र जी कुछ सोचकर तारा जी से बोले, तारा, जाने दो बच्चे को। रिद्धिमा राजीव के पास आकर उसे बादाम खिलाते हुए बोले, दिमाग बढ़ेगा। राजीव घूरकर रिद्धिमा की तरफ देखते हुए बोला, मेरे बच्चे को यही सीख दे रही हो ना कि वो अपने पिता को मार खाता हुआ देखे। रिद्धिमा अपना सिर हिला देती है तो राजीव निराश से अपनी गर्दन हिला देता है। समय धीरे धीरे बीत रहा था। अनमोल, विप्लो और अदिति रिया के ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखा रहा था। मृत्युंजय अपनी मीटिंग के चलते थाईलैंड गया हुआ था। इस बारे में महक को काफ़ी मशक्क़त के बाद पता चला था और वो भी अपने प्रैक्टिस पर पूरा ध्यान दे रहे थे। इसी तरह एक हफ्ते बीत जाते हैं। एक हफ्ते बाद एलिजाबेथ ऑडिटोरियम में आज डांस कंपटीशन का आखिरी दिन था। सभी लोग महक को चीयर अप करने के लिए आए हुए थे। विप्लो ने बड़ी मुश्किल से रचना के उसे घर से निकलने देने के लिए मनाया था, क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे थे। वैशाली फर्स्ट से में ही सब लोगों के साथ बैठे हुए थे। विप्लो मज़े के साथ पॉपकॉर्न खाते हुए बैठा अदिति को भी पॉपकॉर्न खिला रहा था। वैदिक ने विप्लो से माफ़ी मांग ली थी, जिस कारण वो दोनों भी अब अच्छे दोस्त बन गए थे। कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था और कई सारे कैंडिडेट अपना परफॉर्मेंस दे चुके थे।
जिनका सेमीफाइनल में सिलेक्शन हुआ था। तभी होस्ट महक और राज की बारी आकर अनाउंसमेंट करते हैं। विप्रो, अदिति और रिया पूरी तरीके से चेयर अप करने लगते हैं। सभी लोग उन लोगों को अजीब नज़रों से देखते हैं, लेकिन तीनों सब लोगों को इग्नोर करते हुए बस कंपटीशन में ध्यान देने लगे। पूरे स्टेज की लाइट ऑफ हो जाती है और तभी एक लाइट आकर जलता है जिसमें नीचे राज खड़ा हुआ था। सारे लोग क्लैप करने लगते हैं। नीचे काफ़ी सारे लोग उनके साथ में डांस करने के लिए भी खड़े हुए थे। राज सामने आते हुए लिरिक्स में लिपसिंग करते हुए डांस शुरू करता है। तभी महक की एंट्री होती है। महक ने एक ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहन रखी थी जिसमें महक बहुत खूबसूरत लग रही थी। सभी लोग एकटक महक को देखने लगते। महक राज के साथ स्टेप बाय स्टेप डांस करते हुए सेंटर पर आती है। महक सेंटर में राउंड घुमाते हुए एक रस्सी को पकड़कर अपना स्टेप कंटिन्यू करने लगती है। तभी उसे ऑडिटोरियम में का दरवाज़ा खुलता है और एक आदमी अपने बिजनेस सूट को पहना हुआ था ऑडिटोरियम में अपने कदम रखता है और सीढ़ियों से होते हुए सामने की तरफ आने लगता है। महक, जिसका पूरा ध्यान अपने डांस पर था, उस शख्स की तरफ एक नज़र देखने के बाद उसे देखते हुए राज के साथ डांस करने लगते हैं। वो शख्स महक के लफ्ज़ से निकले हर लिपसिंग को समझते हुए हल्का सा मुस्कुरा देता है। महक और राज के कंधे पर चढ़ी हुई थी और राज महक को बैलेंस करके राउंड घुमा रहा था। उनका सॉन्ग जैसे ही ख़त्म होता है, पूरे ऑडिटोरियम में सभी लोग खड़े होकर क्लैप करने लगते हैं। महक राज के कंधे से उतर कर खड़ी होती है और अचानक वहीं सबके सामने बेहोश हो जाती है। अचानक महक को बेहोश होता हुआ देखकर राज घबरा जाता है और उसे जल्दी से पकड़कर बैक साइड ले जाता है। इधर सिटी हॉस्पिटल, रात का वक्त था। पूरा सारंग परिवार अस्पताल में था। महक को होश आता है। महक अपनी आंखें खोलकर सामने की तरफ देखती है तो उसकी आंखें सीधा नीली आंखों से जा मिलती हैं। महक मृत्युंजय को देखते हुए धीरे से बोली, मैं मृत्युंजय महक की बात को पूरा होने से पहले उसके मुंह पर हाथ रख कर बोला, शांत रहो। महक इधर उधर देखते हुए बोली, क्या मैं बीमार हूँ? क्या मैं मरने वाली हूँ? मृत्युंजय महक को घूरते हुए, बकवास करना बंद करो, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। महक मुंह बनाकर बोली, तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं तो डांस कर रही थी ना। मृत्युंजय महक को होठों पर उंगली रखकर बोला, तुम्हें आराम करना चाहिए। मैं तुम्हारे डिस्चार्ज के पेपर रेडी करके आता हूँ। महक धीरे से अपना सिर हिला देती है तो मृत्युंजय उसके माथे पर चूम कर वार्ड से बाहर चला जाता है। मृत्युंजय वार्ड से बाहर आता है तो बाहर पूरी फैमिली खड़ी हुई थी। मृत्युंजय बिना किसी से कोई बात करे सीधा डॉक्टर के केबिन की तरफ चला जाता है। सभी लोग उसे जाता हुआ देखते हैं और इग्नोर करके सीधा वार्ड के अंदर आ जाते हैं। इधर मृत्युंजय डॉक्टर के केबिन में पहुंचकर सामने बैठी डॉक्टर वर्मा की तरफ देखते हुए बोला, उसकी कंडीशन कैसी है डॉक्टर? डॉक्टर वर्मा मृत्युंजय के सवाल पर कुछ देर चुप रहकर बोली, आपसे पहले ही कहा था मिस्टर सारंग, एटलीस्ट 2 साल रुक जाइए। उनके एक्सीडेंट को मुश्किल से अभी 5 महीने हुए हैं। उनकी बॉडी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई है। मृत्युंजय अपना सिर हिलाकर बोला, अंडरस्टैंड what you are saying and have come to answer the same things. Get an abortion done. we have gone met Mr. Sarang. This is her second pregnancy. और अगर इस बार भी कुछ हुआ तो उनकी हालत क्रिटिकल हो सकती। ऐसा भी हो सकता है कोई इन फ्यूचर कभी मां ना बन पाए। डॉक्टर वर्मा ने मृत्युंजय को चेतावनी देते हुए कहा। मृत्युंजय डॉक्टर वर्मा की बात पर बोला, अगर आपका ऑपरेशन नेचुरल है तो अभी कोई दिक्कत है?
डॉक्टर वर्मा एक गहरी सांस लेकर बोले, मिस्टर सारंग, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे कोशिश नहीं चाहिए डॉक्टर, मुझे मेरी बीवी चाहिए। मृत्युंजय अपने दांत पीस कर कहा। डॉक्टर वर्मा मृत्युंजय को गुस्से को देखकर थोड़ी घबरा जाती है और कहती है, आप खुद को टाइम दीजिए। अगर 5 महीने के बीच में कोई दिक्कत नहीं होती तो मिसेस सारंग आराम से अपने बच्चे को जन्म दे सकती हैं। मृत्युंजय डॉक्टर वर्मा के बात को सुनकर कुछ देर शांत रहकर बोला, ओके, लेकिन मुझे 24/7 मेरी वाइफ के लिए डॉक्टर अवेलेबल चाहिए। डॉक्टर वर्मा मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिलाकर बोली, विल योर वाइफ इज 1 month प्रेग्नेंट? कांग्रेचुलेसन फॉर डैट मिस्टर सारंग। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।